आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मंगलवार है, नहीं, शुभ दिन है, देखा जाए। तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग हम लोग का टॉपिक है आज का। देखा जाए, केमिकल बॉन्डिंग जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक। रासायनिक आबंधन। चलिए देखा जाए। अब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग का आता है कि रासायनिक आबंध किसे कहते हैं। देखा जाए, रासायनिक आबंध जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, रासायनिक आबंध यानी कि केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं, कोई पूछेगा तो बता सकते हैं हम लोग। सिंपल है, बहुत पहले से हम लोग 9th 10th में भी पढ़ते हैं इसको, केमिकल बॉन्ड को। नहीं तो रासायनिक आबंध क्या है? ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से हम लोग बोलते हैं कि रासायनिक आबंध बनाता है, बोलते हैं ना भाई। ठीक है, तो एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जाके सट जाता है, नहीं, या दो से ज्यादा परमाणु भी आपस में सट जाते हैं। ठीक है, यानी रासायनिक आबंध जो है ये एक प्रकार का आकर्षण बल है। रासायनिक आबंध एक प्रकार का आकर्षण बल है जो दो या दो से ज्यादा परमाणुओं को एक साथ एक अणु के रूप में बांध कर रखता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो रासायनिक आबंध क्या है? एक प्रकार का आकर्षण बल है, नहीं, जो परमाणुओं के बीच में लगता है। बात समझ में आ रहा है? और उन परमाणुओं को एक साथ एक अणु के रूप में बांध कर रखता है। उसी आकर्षण बल को रासायनिक आबंध कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक आबंध कोई परिभाषा बोलता है तो हम बोल सकते हैं, नहीं, क्या भाई, कि दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा परमाणुओं के बीच में, दो या दो से ज्यादा परमाणुओं के बीच में लगने वाला क्या है? आकर्षण बल। लगने वाला आकर्षण बल जो उन्हें एक साथ एक अणु के रूप में, एक अणु के रूप में बांध कर रखता है। ध्यान रखना है। तो दो या दो से ज्यादा परमाणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल जो उन्हें एक साथ एक अणु के रूप में बांध कर रखता है, उसी आकर्षण बल को क्या कहते हैं? उसी आकर्षण बल को उसी आकर्षण बल को रासायनिक आबंध कहते हैं। बोलो, दिक्कत है इसमें? ठीक है, इसी बात को इंग्लिश में बोले तो, नहीं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which hold or bind the two or more than two atoms together in the form of molecule। बस में रहा है, क्या है आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड, बाइंड मतलब बांध के रखता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड टू और मोर देन टू एटम्स टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। ध्यान रखना है।
चलो अगला हम लोग को देखा जाए तो इसमें बोला जाता है रासायनिक आबंधन किसे कहते हैं। अगला हम लोग को इसमें आया कि रासायनिक आबंधन, जिसको इंग्लिश में हम लोग कह रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। ध्यान रखना है। तो बोलता है हम लोग को कि केमिकल बॉन्डिंग जो है, ये केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते हैं भाई। ठीक है, तो समझो, अगर हम लोग ध्यान दें तो आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं मान लो, नहीं 118 तत्वों में 8A ग्रुप में अक्रिय गैस है, नहीं लेकिन उनको भी अक्रिय गैस बोलना गलती है। ध्यान रखना है, पहले उनको अक्रिय गैस बोला जाता था। 8A ग्रुप के जो तत्व थे उनको पहले अक्रिय गैस कहा जाता था, अब क्या कहा जाता है, नोबल गैस। नहीं क्यों, क्योंकि जो 8A में है उनमें से सभी जो गैसेज हैं, अक्रिय का मतलब क्या होता है, जो अभिक्रिया में भाग नहीं ले। तो क्या 8A में हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडॉन है, यही सब ना है भाई। नहीं, तो इसमें अभिक्रिया में कौन कौन भाग नहीं लेता है, साफ है, हीलियम साफे भाग नहीं लेता है, नियन साफे भाग नहीं लेता है, आर्गन भाग नहीं लेता है। तो हीलियम, नियन, आर्गन ये लोग जो हैं ये अक्रिय गैस कहला सकते हैं। लेकिन जब हम लोग 12th में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्टन अभिक्रिया में भाग लेता है, जेनन अभिक्रिया में भाग लेता है। नहीं, तो क्रिप्टन और जेनन जब अभिक्रिया में भाग लेता है, हाँ ये है कि अभिक्रिया में उसके भाग लेने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, लेकिन भाग लेता है। नहीं, तो वैसे परमाणु जो अभिक्रिया में बहुत कम भाग लेते हैं उनको नोबल कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको, नोबल। और जो अभिक्रिया में साफे भाग नहीं लेते हैं उनको अक्रिय कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। नहीं, तो 8A में जो है वो सभी तत्वों को क्या हम लोग अक्रिय कह सकते हैं, नहीं। उसमें हीलियम, पहले हमको खत्म कर लेने दिए तो हम बात सुन लिए हैं। हीलियम, नियन, आर्गन ये अक्रिय कहलाएंगे। बात समझ आ रहा है। उसके बाद के जो हम लोग के तत्व हो गए क्रिप्टन, जेनन, नहीं रेडॉन नहीं, वो रेडियो सक्रिय होता है। तो हम लोग क्रिप्टन और जेनन है इनको क्या कहेंगे, नोबल मेटल्स। ध्यान रखना, नोबल गैसेस, सॉरी मेटल्स नहीं, तो नोबल गैस कहलाएंगे। ध्यान रखना, जैसे नोबल मेटल भी होते हैं, नहीं तो वैसे मेटल जो अभिक्रिया में कम भाग लेते हैं। ध्यान रखना है, तो नोबल मेटल में कौन है, कॉपर, Ag, Au, बस में है, सोना, चांदी, तांबा ये अभिक्रिया में कम भाग लेते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे सोडियम है, हवा में रखिएगा तो आग लग जाएगा, पानी में डाल दीजिएगा तो उसमें भी आग लग जाएगा, विस्फोट कर देगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक। लेकिन सोना जो है या चांदी जो है, नहीं उसको हम लोग पानी में डाल तो विस्फोट जाएगा, हवा में रख देंगे तो कड़िया हो जाएगा, नहीं। बस में आ रहा है, वो जल्दी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग का यही है कि 118 जो तत्व हैं उसमें कुछ तत्व अक्रिय होते हैं जो आबंध नहीं बनाते हैं, लेकिन बाकी तत्व जो हैं वो तो आबंध बनाते हैं। बस में बाकी तत्व जो है उनमें आबंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़े कि रासायनिक आबंध किसे कहते हैं। तो रासायनिक आबंध तो एक प्रकार का आकर्षण बल है जो परमाणुओं को एक साथ अणु के रूप में बांध कर रखता है। नहीं, अब परमाणुओं के अंदर जो रासायनिक आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति को रासायनिक आबंधन कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो रासायनिक आबंध क्या है, एक प्रकार का आकर्षण बल, और रासायनिक आबंधन क्या है, तो परमाणुओं के अंदर उपस्थित प्रवृत्ति जिसके कारण वो रासायनिक आबंध का निर्माण करते हैं। नहीं, अब किसी परमाणु में रासायनिक आबंध बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा है, किसी में रासायनिक आबंधन बनाने की प्रवृत्ति कम है। नहीं, तो रासायनिक आबंध बनाने की प्रवृत्ति जिसके पास ज्यादा है यानी उसका मतलब हुआ कि उसमें रासायनिक आबंधन का गुण ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है। नहीं, तो पहले इस पॉइंट को हम लोग लिख लें, देखा जाए रासायनिक आबंध हम लोग देख चुके। अब रासायनिक आबंधन किसे कहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि परमाणुओं के अंदर, परमाणुओं के अंदर रासायनिक आबंध, परमाणुओं के अंदर रासायनिक आबंध बनाने की जो प्रवृत्ति होती है उसी प्रवृत्ति को
उसी प्रवृत्ति को रासायनिक आबंधन, उसी प्रवृत्ति को रासायनिक आबंधन कहते हैं। बोलो दिक्कत है? ठीक है, अब बात हुआ आपके नोबल का। नोबल किसे कहते हैं? जैसे हम लोग किसी बच्चे को बोलते हैं कि ये बच्चा जो है ना बड़ा नोबल है। नहीं, नोबल का मतलब होता है ना कि लेस रिएक्टिव, यानी कोई उसको डांट दिया तब वो स्थिर है। नहीं, कोई हंस रहा है तो वो अस्थिर है। बात समझ में आ रहा है? नोबल बच्चा, आइडियल बच्चा है, समझते हैं? नहीं, आदर्श। ठीक है, तो नोबल बच्चा यानी कि वो वातावरण से कम प्रभावित होता है। नहीं, ध्यान रखना है। तो वैसे बच्चे को हम बोलते हैं नोबल बच्चा। और कोई बच्चा होता है एक्टिव बच्चा है। नहीं, यानी कुछ भी होता है हाँ फट दे, रिस्पॉन्स तुरंत दे। बस में तो जो लोग तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं उनको सक्रिय एक्टिव कहते हैं, और जो लोग रिस्पॉन्स कम देते हैं उनको नोबल कहा जाता है। बस में रहे तो नोबल लोग ना ही बहुत एक्टिव होते हैं ना ही बहुत इनएक्टिव होते हैं। नहीं, वो बीच बीच के आ जाते हैं। बस में तो उनको नोबल कहा जाता है। बस में रहे तो जस्ट अपने पे लेके सोचना है, आइडियल, नोबल, बस में रहे जो कि सराउंडिंग से कम एक्टिव होते हैं, सराउंडिंग से कांटेक्ट में कम रहते हैं। यानी सराउंडिंग उनको हवा दे रहा है तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, कोई आकर मार दिया तो वो कोनो दिक्कत नहीं है, कोई आकर हंस दिया एकदम कोनो फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, तो वैसे लोग क्या कहलाते हैं? नोबल। दिक्कत है, ध्यान रखना है। चलिए, तो परमाणुओं के अंदर रासायनिक आबंध बनाने की जो प्रवृत्ति होती है उसी प्रवृत्ति क्या कहते हैं? रासायनिक आबंधन। इसमें दिक्कत है? नोबेल का हिंदी खोज लीजिए, कितना आप हाईटेक जमाना में रहते हैं। नहीं, सबके पास मोबाइल हो गया है, सबका ठीका एकदम सौरभ के नाम पर चढ़ा दिए हैं आप लोग। नहीं कि सारा चीज का हिंदी सौरभ बताएंगे। खोज लीजिए नोबेल का फट द टाइप के, नोबेल का हिंदी क्या होता है? आज तो बोलियो तो नहीं निकलता है, नोबेल का हिंदी बताओ। फट दो बोलता है गूगल, बोल दीजिए। चलिए देखा जाए, अगले पॉइंट पे आए। हम लोग को ध्यान रखना है यहां से कि हम लोग बात कर रहे थे केमिकल बॉन्ड की। तो देखो, तो अब अगला सवाल यहां से आता है कि परमाणु जो होते हैं, एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ रासायनिक आबंध का निर्माण क्यों करता है? नहीं, यहां से हम लोग का सवाल आता है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ रासायनिक आबंध का निर्माण, रासायनिक आबंध का निर्माण ऐसा पहले देखते हैं कब करता है। पहले ये देख लें तब क्यों देखेंगे। रासायनिक आबंध का निर्माण कब कर सकता है, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं तब क्यों पे आते हैं। नहीं, ये बोल रहा है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ रासायनिक आबंध का निर्माण कब कर सकता है। तो ये तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, देख लो। हम लोग जानते हैं कि मान लो ये एक परमाणु है, ये हो गया नाभिक, ये हो गया कक्ष। कक्ष में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। फिर ये एक दूसरा परमाणु हो गया नाभिक, और नाभिक के बाहर कक्ष। कक्ष में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। यही होता है। तो कक्ष में हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिख दिया गया। अब ध्यान रखना है कि जब दो परमाणु नजदीक आएंगे, नहीं तो हम लोग को पता है कि इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? विकर्षण। नहीं, इन दोनों के बीच में लगेगा विकर्षण, तो हम विकर्षण लिख दिए। ध्यान रखना है। अच्छा, इन दोनों के नाभिक के बीच में विकर्षण ही लगेगा, ध्यान रखना है, लगेगा कि नहीं? ठीक है, और इसके नाभिक और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण लगेगा। ठीक है, और इसके नाभिक और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण, ध्यान रखना है। तो जब दो परमाणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं, नहीं तो उनके बीच में विकर्षण बल भी लगता है। विकर्षण बल किन के बीच में भाई? तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच है विकर्षण बल, दोनों के नाभिकों के बीच है विकर्षण बल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस माइनस विकर्षण, प्लस प्लस विकर्षण। नहीं, लेकिन एक तरफ आकर्षण बल भी लगता है, ध्यान रखना है। नहीं, इसके नाभिक और इसके इलेक्ट्रॉन, इसके नाभिक और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगता है? आकर्षण बल। और इसके नाभिक और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगता है? आकर्षण बल। नहीं, तो हम लोगों को इन दोनों परमाणुओं के बीच में आबंध का निर्माण कब होगा? जब इनके बीच में लगने वाले आकर्षण बल का मान ज्यादा होगा और विकर्षण बल का मान कम होगा।
ठीक है, तो एक तो आंसर हम लोग को मिल गया यहां से कि रासायनिक आबंध कब बनेगा। तो हम लोग को बोला गया कि दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच रासायनिक आबंध तभी बनेगा, रासायनिक आबंध तभी बनेगा जब आकर्षण बल क्या हो, ज्यादा हो, और विकर्षण बल क्या हो, कम होगा। तभी इनके बीच में आबंध का निर्माण होगा, नहीं तो इनके बीच में आबंध का निर्माण नहीं होगा। चलो दूसरे पॉइंट पे आते हैं, समझा जाए। हम लोगों को यहां से कहा गया कि दो परमाणुओं के बीच में आबंध का निर्माण कब होगा। तो कहा गया जब दो परमाणु नजदीक आते हैं भाई, तो उनके बीच में आकर्षण लगता है, विकर्षण लगता है। आकर्षण बल ज्यादा तो आबंध बनेगा, और अगर आकर्षण बल ज्यादा नहीं होगा, विकर्षण बल ज्यादा हो गया, तो आबंध बनेगा नहीं बनेगा। ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है। नहीं, दो बच्चे भी हैं, नहीं मान लो दो गो दोस्ते हैं, बस में दो गो दोस्त के बीच में आकर्षण भी होता है और विकर्षण भी होता है, नहीं होता है? ऐसा थोड़ी ना है कि आप दो दोस्त हैं तो आपको अपने दोस्त का सारा क्वालिटी बड़ा अच्छा लगता है, आपके और आपके दोस्त में कभी झगड़े नहीं होता है, ऐसा कहीं होता है? नहीं होगा ही झगड़ा। बस में रहा है, आपको कुछ बात उसका अच्छा लगेगा, कुछ बात खराब हो लगेगा। बस में रहा है, ज्यादा पता कब चलता है? ये ज्यादा कब, जब एक साथ रहते हैं। बस में रहा है, जब एक रूम में रहिएगा, एक साथ रहिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपका आपका दोस्त में कितना पटरी खाता है, कितना पटरी नहीं खाता है। बस में आ रहा है, तो बहुत सारी बातें उसमें से चली जाती हैं। ऐसे वो अपने घर पे है, आप अपने घर पे हैं, तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब दोनों एक रूम में रहेंगे तब फर्क पड़ता है। उसके सोने का तरीका कैसा है, नहीं खाना खाता है तो मुंह बसता है, नहीं बहुत सारा बात पे आता है। नहीं बात समझ में आ रहा है, बिछावन ठीक नहीं करता है, बस में आ रहा है, उसका बर्तन धोने का टाइम हो गया, अब बर्तन टाइम पे नहीं धो रहा है। नहीं, तो ये सब चीज से जो है ना परेशानी होना शुरू हो जाता है। चलिए, तो फिर भी दोस्ती बना हुआ है, नहीं यानी जरूर कहीं ना कहीं आकर्षण बल 2% ज्यादा अगर है तो बॉन्ड टिका हुआ है। नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि एकदम 100% आकर्षण है खाली है, ऐसा नहीं होता है। चलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाए। अब दो परमाणुओं के बीच में आबंध बनने के लिए यह भी कंडीशन है, नहीं जो आपको पहले से पता है, कि दो परमाणु अगर उनके बीच में आबंध बनना है तो आबंध बनने के लिए उन दोनों परमाणुओं को नजदीक आना पड़ेगा। नहीं, उनके बीच में टकराव होना चाहिए, और टकराव सही दिशा में होना चाहिए। पास में आ रहा है, साथ साथ उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी होनी चाहिए, तभी दोनों परमाणुओं के बीच में आबंध का निर्माण होगा, और नहीं तो नहीं होगा। नहीं यानी आबंध बनने के लिए शर्तें, चलिए आबंध बनने के लिए क्या शर्त है, दो परमाणु के बीच में अगर आबंध बनना है तो आबंध बनने के लिए क्या शर्त है। तो पहला तो समझ में हम लोग को ये आया कि दोनों परमाणुओं को एक दूसरे के नजदीक आना पड़ेगा, दोनों परमाणुओं को एक दूसरे के नजदीक आना पड़ेगा, पहला। दूसरा कंडीशन है कि उन दोनों परमाणुओं के बीच में टकराव होना चाहिए, ध्यान रखना है, दोनों परमाणुओं के बीच, दोनों परमाणुओं के बीच टकराव होना चाहिए, दोनों परमाणुओं के बीच टकराव होना चाहिए। तीसरा, दोनों परमाणुओं के बीच में टकराव सही दिशा में होना चाहिए, दोनों परमाणुओं के बीच टकराव सही दिशा में होना चाहिए। ध्यान रखिए, काहे बतिया रहा है सब जी, अल्लाह नहीं हो, ध्यान दीजिए यहाँ पर।
दोनों परमाणुओं के बीच में टकराव सही दिशा में होना चाहिए और दोनों परमाणुओं के पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होनी चाहिए। दोनों परमाणुओं के पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होनी चाहिए। ये सब कंडीशन अगर होगा तभी दो परमाणुओं के बीच में आबंध बनेगा, नहीं तो आबंध नहीं बनेगा। ध्यान रखना है, ठीक है। एक परमाणु एक कोने पर है, दूसरा परमाणु एक कोने पे है बर्तन के, नहीं, अगर नजदीक नहीं आ रहे हैं तो उनके बीच में आबंध कभी नहीं बनेगा। दोनों को नजदीक आना पड़ेगा, नहीं, और दोनों को टकराना होगा। नहीं, एक बार टकराने से आबंध नहीं बनता है, एक बार टकराने से आबंध नहीं बनता है। ध्यान रखना है, एक बार टकराने से आबंध कब बनता है? जब रिएक्शन वेरी फास्ट हो। बस में आ रहा है? जैसा नहीं होता है कि किसी बच्चे को हम एक बार ऐसे कुछ बोल दिए, बच्चा समझ गया। बस में आ रहा है? किसी बच्चे को होता है कि बहुत तेज है, बहुत एक्टिव है, तो जो बहुत एक्टिव है उसको एक बार समझाया वो समझ गया, नहीं, ठीक है। यानी कि मेरा कॉन्सेप्ट एक ही बार में जाके प्रॉपर डायरेक्शन कोलिजन कर दिया, यानी एक ही बार में कॉन्सेप्ट उसके दिमाग पर सही डायरेक्शन में कोलाइड कर गया, नहीं तो सही डायरेक्शन में कोलाइड किया तो उसको हिट कर गया और वो एब्जॉर्ब कर लिया। बस में आ रहा है, ठीक है। जबकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं, उनको एक ही बात को एक तरीके से फिर दूसरे तरीके से बताना पड़ता है, नहीं, तब जाके उनके दिमाग में वो चीज कोलाइड करती है। तो सेम है, नहीं, या आप दोस्ती भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी से मिले, किसी अपने दोस्त से, नहीं, और आपका दोस्ती तुरंत पक्का हो गया, बहुत गहरा हो गया, ऐसा नहीं होता है। बस मेरा बार बार मिलना पड़ता है, बार बार टकराना पड़ता है, नहीं तो बार बार जब आप मिलिएगा, बात समझ आ रहा है, तब जाके आपका दोस्ती क्या होगा? पक्का होगा। नहीं तो वही बोल रहा है, उसके बाद जो मिलना होना चाहिए वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। सही डायरेक्शन का मतलब ही नहीं कि पहले दिन मिले मुंह हाथ फोड़ा-फोड़ी कर लिए, नहीं तो वो गलत डायरेक्शन हो गया। मेरा बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सही डायरेक्शन में, यानी मिले तो क्या हाल चाल है, हाँ ठीक है, तब क्या पढ़ रहे हैं, हाँ हम ये पढ़ रहे हैं, आप ये पढ़ रहे हैं, अच्छा थोड़ा कॉपी दीजिए, थोड़ा नोट्स दीजिए, ऐसे ऐसे करते करते करते, नहीं, इस तरह से हुआ। बस में आ रहा है, तो ये जरूरी है कि आप सही डायरेक्शन में मिले, बार बार मिले, सही डायरेक्शन में मिले बार बार, तब जाके दोस्ती धीरे 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 क्या होता है? गहरा होता है, ठीक है। उसके बाद सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, नहीं, रिएक्टेंट के पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए। जैसे अगर ए और बी हैं, दोनों अलग अलग हैं, और इनको अगर ए बी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ए और बी के बीच बॉन्ड बनाना है, मान लो ए के पास ऊर्जा है 30 जूल, बी के पास ऊर्जा है 20 जूल, और ए बी के बीच बॉन्ड बनने के लिए आपको टोटल एनर्जी चाहिए मान लो 60 जूल, नहीं तो इनका 30 और 20 85 हो रहा है, नहीं, कितना घट रहा है? 10 जूल। तो 10 जूल एनर्जी इनको कहीं ना कहीं से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, चाहे वो सूर्य की रोशनी से एब्जॉर्ब करें, चाहे हवा से एब्जॉर्ब करें, कहीं ना कहीं से ये एब्जॉर्ब करेंगे, या आप उसको एनर्जी को दीजिए एक्सटर्नल एजेंट बन के, नहीं, कहीं ना कहीं से इसको एनर्जी मिलेगा तभी ए और बी के बीच बॉन्ड बनेगा, नहीं, अगर इसको कहीं से एनर्जी नहीं मिलता है तो क्या यहाँ पर बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा। बस में आ रहा है, तो दोनों रिएक्टेंट के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, यानी जरूरी है कि दोस्ती गहरा करना है, थोड़ा पैसा भी खर्चा करें, कभी आप समोसा खिला दीजिए, कभी रसगुल्ला खिला दिया, नहीं, थोड़ा आदान प्रदान होता रहेगा पैसा का भी, नहीं तो इससे दोस्ती क्या होता है? गहरा हो जाता है। इतना में दिक्कत है? चलिए, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो आबंध बनाने के लिए क्या कंडीशन था? सबसे पहला कंडीशन था कि दोनों परमाणुओं के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होना चाहिए और विकर्षण बल कम होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा हम लोग को आ गया कि चलो भाई आकर्षण बल ज्यादा है तो बॉन्ड तो बनेगा ही, लेकिन और क्या क्या चाहिए? नहीं तो दोनों को नजदीक आना पड़ेगा, दोनों को बार बार टकराना पड़ेगा, दोनों को बार बार सही दिशा में टकराना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? और दोनों के पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होगी तभी उनके बीच में आबंध का निर्माण होगा, नहीं तो आबंध नहीं बनेगा। बोलो, परेशानी है इसमें? ठीक है, तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए, दूसरे पॉइंट पे आ जाए। सीधा बैठिए सर, काहे मर जाते हैं अभी आप लोग? अभी आप लोग को कितना बार बोलते हैं, पूरा ताकत में है, नहीं, ठीक है, पूरा एनर्जी में अभी आप लोग का समय है, बस में आ रहा है, और अभी एकदम साफा मरुआ जाते हैं एकदम आप लोग। रहिए एनर्जी में, सीधा बैठिए एकदम। देखिए यहाँ पर देश के भविष्य हैं आप लोग नहीं बोला जाता है, बस समझ में आ रहा है? आप ही लोग देश के भविष्य आने वाले, बस में आ रहा है? आप ही लोग का पहले ही रीढ़ का हड्डी जो है वो झुक गया, कैसे कंधों पर वजन दिया जाएगा आपके? देखा जाए तो ये समझ में आ गया कि रासायनिक आबंध जो है वो कब बनेगा। अब अगला क्वेश्चन इसमें आता है कि दो परमाणु जो हैं वो
एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ रासायनिक आबंध का निर्माण क्यों करता है? देखा जाए तो यहां से कहा गया कि एक परमाणु जो है वो दूसरे परमाणु के साथ रासायनिक आबंध का निर्माण क्यों करता है। ये अगला क्वेश्चन हम लोग को आया। तो ध्यान रखना है कि परमाणु जो होते हैं वो परमाणविक अवस्था में अस्थायी होते हैं। नहीं तो एक परमाणु दूसरे परमाणु से अभिक्रिया इसलिए करता है ताकि वो क्या हो सके, अस्थायी हो सके, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। सबसे पहला कंडीशन यही आता है, ध्यान रखना है। तो एक परमाणु दूसरे परमाणु से अभिक्रिया करता है अपने आप को अस्थायी करने के लिए। तो सबसे सब सिंपल कॉन्सेप्ट ये है नहीं कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ आबंध का निर्माण दूसरे परमाणु के साथ आबंध का निर्माण अस्थाई होने के लिए करता है, अस्थाई होने के लिए करता है। ध्यान रखना है, जैसे कहने का सेंस ये है कि हाइड्रोजन है तो ये अकेला है तो जब ये परमाणु है, अभी अकेला है, इसका मतलब क्या है, परमाणु। ध्यान रखना है, ये भी आपका परमाणु है, ध्यान रखना है। तो जब तक ये परमाणु अवस्था में है तो क्या है, अस्थाई। ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, अस्थाई। ध्यान रखना है, जब तक परमाणु अवस्था में है ये अस्थाई है। अब यही दोनों मिल गए तो क्या बन गया, H2। नहीं तो अब ये क्या बन गया, अणु। ध्यान रखना है, तो अब ये क्या हो गया, अस्थाई। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो आणविक अवस्था में जो होते हैं, नहीं ये लोग क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, और परमाणविक अवस्था में क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। तो एक परमाणु दूसरे परमाणु से आबंध का निर्माण क्यों करता है, अस्थाई होने के लिए। ध्यान रखना होगा। चलो यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग को एक टर्म बताया जाता है जो कि आप पहले से जानते हो कि एनर्जी और स्टेबिलिटी में उल्टा संबंध होता है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एग्जांपल लिए थे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन और यहां से आप बनाए थे H2, बनाए थे ना जी, ठीक है। तो ये क्या था, अस्थाई, और ये क्या था, अस्थाई। नहीं इसको आप लिखे थे अस्थाई, इसको भी आप लिखे थे अस्थाई, और इसको आप क्या लिखे थे, अस्थाई। तो ध्यान रखना होगा कि जो लोग अस्थाई होते हैं उनकी ऊर्जा कम होती है, क्योंकि ऊर्जा और स्टेबिलिटी में क्या है, उल्टा संबंध। नहीं जो चीज अस्थाई होती है उसकी ऊर्जा कम होती है, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि ये परमाणु है, ये लोग क्या है, परमाणु, और ये क्या है, अणु, तो इसकी ऊर्जा ज्यादा की कम, इसकी ऊर्जा कम होगी। ध्यान रखना है। और जो लोग अस्थाई होते हैं उनकी ऊर्जा ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। जैसे हम लोग ग्राफ दे दिया रहता है, ऐसे दिया गया, ऐसे दिया गया, यहां पर ये जो लाइन है ये ऊर्जा को दर्शा रहा है, ठीक है, ऊर्जा को ये दर्शा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऊर्जा कुछ वैल्यू होगा, यहाँ पर जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जब चेक किया गया एक्सपेरिमेंटली भी तो H और H ऊपर दिखाई देते हैं, और H के रिएक्शन से H2 जो बनता है वो नीचे दिखाई देता है। नहीं तो देखो H की ऊर्जा यानी इसकी ऊर्जा देखो कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, और इसकी ऊर्जा चेक करो, अगर हम सीधे आ जाएं तो इसकी ऊर्जा इस पॉइंट पर है। नहीं तो ये ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक ये कम है, और इसकी ऊर्जा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये ऊर्जा हो गई परमाणु की और ये ऊर्जा हो गई अणु की। तो अणु का ऊर्जा छोटा है और परमाणु का ऊर्जा बड़ा है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से भी ध्यान रखना होता है कि परमाणु की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है उसके अणु से। ध्यान रहेगा, ठीक है। दूसरा बात ध्यान रखें,
आबंध बनने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें होता क्या है, दो परमाणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं, आपस में टकराते हैं। नहीं तो जब ये टकराएंगे तो जनरली ऊर्जा क्या होगी, बाहर निकलेगी। नहीं तो आबंध निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसमें ऊर्जा बाहर निकलती है ज्यादातर केस में। कुछ ऐसे केस भी हैं जिसमें ऊर्जा अवशोषित भी होती है, लेकिन ज्यादातर केस में अगर दो परमाणुओं के बीच में आबंध बनता है, नहीं तो आबंध बनने के दौरान ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। क्यों ऊर्जा बाहर निकलती है, क्योंकि दो परमाणु आपस में टकराते हैं। नहीं तो आबंध बनने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी की ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी। तो ये ध्यान रखना होगा कि सामान्यतः आबंध बनने की प्रक्रिया तो यहां से कहा गया कि सामान्यतः आबंध बनने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। सामान्यतः हम लगा दिए इसलिए कि कुछ केस ऐसे भी हैं जिसमें ऊष्माशोषी भी होती है, ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, तो सामान्यतः आबंध आने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। चलो अगले पॉइंट पे हैं। ठीक है, अब हम लोग के दो साइंटिस्ट हैं, नहीं लेविस एंड कौशल। ठीक है, लेविस साहब और कौशल साहब है, ध्यान रखना है। लेविस साहब जो साइंटिस्ट थे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, यानी ऑर्गेनिक पढ़ते थे ज़्यादा। नहीं, और जो कौशल साहब थे वो इनऑर्गेनिक के साइंटिस्ट थे, यानी इनऑर्गेनिक ज़्यादा पढ़ते थे, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनको ठीक है ये लगता था, उन लोगों को ये लग रहा था कि जो परमाणु है, एक परमाणु दूसरे परमाणु से अभिक्रिया इसलिए करता है या आबंध इसलिए बनाता है ताकि वो अस्थायी हो सके। नहीं, लेकिन आबंध बनाने से ऐसा क्या हो जाता है, आबंध बनाने से ऐसा क्या हो जाता है कि ये लोग अस्थायी हो जाते हैं। उनके दिमाग में क्वेश्चन आया, नहीं ठीक है अस्थायी होना चाहते हैं, बस में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो अस्थायी होने के लिए। अच्छा अस्थायी होने से क्या हो जाएगा, तो खूब रुपया कमाएंगे। आया ना एक बात, नहीं खूब रुपया कमाएंगे तो अस्थायी हो जाएगा, लेकिन ये बात बड़ा गड़बड़ है। जहां रुपया ज्यादा कमाइएगा एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो अपन स्टेबल जाइएगा। बस में आ रहा है, एनर्जी बढ़ने से कोई स्टेबल नहीं होता है, बस में आ रहा है। लेकिन हम लोग के दिमाग में उल्टे कॉन्सेप्ट चलता है, नहीं जितने पैसा कमाएंगे उतना ही ऊर्जा आएगा, जितना ही ऊर्जा आएगा उतना ही तो स्टेबल जाएंगे। नहीं, स्टेबल कहाँ, जितने ऊर्जा बढ़ेगा आपका, जैसे मान लीजिए आप बाई चांस क्लास में फर्स्ट रैंक आ गए, नहीं तो बड़ा अनस्टेबल पोजीशन है ये, उस पोजीशन को मेंटेन रखना बड़ा दिक्कत का बात है। आप कब गिर जाइए कोई गारंटी नहीं है, तो स्टेबिलिटी को बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। अगर आप हाई पे हैं तो नीचे से फेल आते हैं, लास्ट में 10 आते हैं, आपको कौन टेंशन है, कौन टेंशन नहीं है, हम लास्ट से फर्स्ट हैं। नहीं, तो उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। नहीं आप स्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे आप हाई पे जाते हैं ना पीक पे, वैसे वैसे अनस्टेबिलिटी बढ़ते जाती है। चलो, तो हम लोग कहानी पर थे यहाँ पर कि लेविस एंड कौशल साहब आए, तो लेविस एंड कौशल ने ये सोचा कि परमाणु जो हैं, एक परमाणु दूसरे परमाणु से आबंध का निर्माण करता है और आबंध निर्माण करके अस्थायी हो जाता है। तो आबंध का निर्माण करने से ऐसा क्या हो जाता है कि परमाणु जो है वो अस्थायी हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, आवर्त सारणी को गहराई से स्टडी किया, आवर्त सारणी को गहराई से स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उनका ध्यान गया, नहीं हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, लेविस एंड कौशल, ये दो साइंटिस्ट हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो लेविस और कौशल का सिद्धांत हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उन्हीं का सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं, लेविस एंड कौशल सिद्धांत। ठीक है, चलो भाई सिद्धांत में क्या वो लोग पढ़े, देखो तो वो लोग क्या किए कि ग्रुप 8A, इनके समय में ग्रुप 8A वो क्या कहा जाता था, अक्रिय गैस। उस समय नोबल गैस का चर्चा नहीं था, नहीं उस समय इनको क्या कहा जाता था, अक्रिय गैस, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो ग्रुप 8A में है वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। नहीं, क्रिप्टन और जेनन का कंपाउंड पाया जाता है, लेकिन क्या बहुत ज्यादा पाया जाता है, बहुत कम, सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, और किसी के साथ नहीं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अक्रिय गैस, अक्रिय गैस में कौन कौन साहब आ गए, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, नहीं रेडोन को छोड़ देते हैं, ध्यान रखना है। अब हीलियम, तो हीलियम का विन्यास लिखें तो 1s2, इसका बाहरी लिख रहे हैं 2s2 2p6, इसका लिख रहे हैं तो 3s2 3p6, इसका लिख रहे हैं तो 4s2 4p6, ध्यान रखना है। इसका लिखे तो 5s2 5p6,
बोलो दिक्कत है? नहीं। अब चेक किया जाए तो हीलियम के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इन सब का चेक करो, बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं, और इनके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इनको नाम दिया गया अक्रिय गैस। नहीं, यानी अक्रिय गैस का मतलब हुआ कि ये सभी अभिक्रिया में, यानी ये सभी आबंध नहीं बनाते हैं, ये सभी आबंध नहीं बनाते हैं, ये सभी आबंध नहीं बनाते हैं। तो अगर ये लोग आबंध नहीं बनाते हैं, नहीं, तो लेविस साहब को लगा कि अच्छा इसका मतलब ये सब क्या है? अस्थाई है। नहीं, इनको अस्थाई होने के लिए आबंध बनाने का जरूरत नहीं है। बस में आ रहा है? ठीक है, ये लोग आबंध नहीं बनाते हैं, तो आबंध नहीं बनाते हैं इसका मतलब ये अस्थाई है। तो लेविस साहब ने स्टडी किया कि अच्छा ये क्यों अस्थाई है, तो इनका विन्यास लिखा। जब विन्यास लिखा तो उनको सब कॉमन दिखाई दिया कि अच्छा सबके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। नहीं, तो लेविस साहब का कॉन्सेप्ट काम किया, उनको 8 बड़ा दिखाई दिया और 8 उनको हंट कर गया। नहीं, तो उन्होंने कह दिया कि अच्छा जिसके भी बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो परमाणु क्या होगा? अस्थाई होगा। और जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो क्या होगा? अस्थाई होगा। नहीं, तो आवर्त सारणी में वो चेक करना शुरू किए, जहां तहां से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को चेक किए। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को जब चेक किए, डी ब्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं, ए ब्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसका बात कर रहे हैं? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को चेक करना शुरू किए। नहीं, तो जब चेक किए, नहीं, तो सारा का सारा तत्व ऐसा मिला जिसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। नहीं, अक्रिय गैस को छोड़ दिया जाए, नहीं, तो अक्रिय गैस को छोड़कर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो। नहीं, तो 8 इलेक्ट्रॉन सिर्फ किस में था? इन लोगों में। बस में आ रहा है? बाकी किसी में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो उन्होंने कहा अच्छा इसीलिए सब अस्थाई है, जिसके पास 8 हो गया वो तो अस्थाई हो जाएगा, और जिसके पास 8 नहीं है इसीलिए वो क्या है? अस्थाई है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर यहां पर हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। नहीं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा जिस परमाणु के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए वो भी क्या होगा? अस्थाई होगा। नहीं, जिस परमाणु के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए वो भी क्या होगा? अस्थाई होगा। नहीं, तो उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया, लेविस और कॉसन ने अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया, और कॉन्सेप्ट के आधार पर यह कहा, नहीं, कि कोई भी परमाणु, कोई भी एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ आबंध का निर्माण क्यों करता है? अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, या अपने बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं, तो अब कोई पूछता है कि लेविस और कौशल के अनुसार एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ आबंध का निर्माण क्यों करता है? तो हम कहेंगे कि लेविस एंड कौशल के अनुसार एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ आबंध का निर्माण इसलिए करता है ताकि वो अपने बाहरी कक्ष में या तो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर सके या तो 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर सके, ताकि वो अक्रिय गैसों की तरह बनकर अस्थायी हो जाए। बोलो मेरी बात समझ में आई? इसमें दिक्कत है? नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख लाएंगे ना? तो क्वेश्चन क्या मिला आप लोग को? एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ आबंध का निर्माण क्यों करता है लेविस और कौशल के अनुसार? उसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग को लिख के लाना है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।